बिहार एकमात्र ऐसा पिछड़ा राज्य है जहां एक सड़क बनने में 3-4 साल, एक फाइल पास होने में 2-3 साल, फ्रॉड की जांच होने में 10-20 साल और क्रिमिनल को सजा मिलने में 20-30 साल लग जाती है। लेकिन रोड से गाड़ी उठाने में 2 मिनट, चालान होने में 5 मिनट और करप्शन तो हर सेकेंड पे हो रहा है। देखिए, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाली है और अभी कुछ महीनों पहले नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी जिले में विजिट करते हैं और यहाँ की जनसभा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई, गया को गुरुग्राम और पटना को पुणे जैसा बनाएंगे। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, ऐसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहाँ भी औद्योगिक विकास हो। सच कहूँ तो मोदी जी की इस चुनावी जुमले को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बिहार के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 सालों में इस सरकार ने तुम्हें 5 किलो राशन के अलावा और क्या क्या दिया है। आज दिवाली के नाम पर बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, यानी कि कुल 7500 करोड़ का खर्चा। और ये सब किस लिए? हमारा वोट पाने के लिए, मतलब हमारे टैक्स के पैसे हमें ही देकर अपना वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सोच कर देखो, आज अगर इस सरकार का ध्यान जॉब्स क्रिएट करने में, अच्छी एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर जैसी चीजों पर होती तो इन्हें वोट्स खरीदने की क्या ही जरूरत पड़ती। वैसे इसमें दोस्त नेताओं का भी नहीं है, क्योंकि हमारा युवा ही एक नंबर का अंधा है जो गाय मूत्र हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट करता है। आज हमारे देश की कंडीशन ऐसी हो गई है कि हर कोई अपने ही देश को छोड़कर किसी और देश में शिफ्ट हो रहा है और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। 2021 में 1,63,000 से भी ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। 2022 में यह संख्या बढ़कर 2,25,000 हो गई। 2023 में 2,16,000 और 2024 में 2,06,000 से भी ज्यादा भारतीयों ने अपनी ही देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में शिफ्ट हो गए। इसके रीजन बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहाँ भाषा, जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई ना हो। यहाँ कमाई से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, एजुकेशन आउटडेटेड है, 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, महिलाओं की सख्ती जैसे मजाक है। और अगर इन सब मुद्दों पर कोई सरकार से सवाल करता है तो उसे जान से मारने के थ्रेट्स मिलने लगते हैं। जैसे उत्तराखंड के एक ईमानदार इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट राजीव प्रताप ने बस उत्तरकाशी हॉस्पिटल की सच्चाई बताई थी। उन्होंने बस इतना बताया था कि इतनी फंडिंग आने के बावजूद भी हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब है। ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से इसमें क्या बोल, क्या अच्छा दिखाऊं मैं इस हॉस्पिटल के बारे में आपको। आप थोड़ा सा आगे जब आएंगे देखेंगे इस तरफ पूरी गंदगी आपको। पर बजाय इस पे काम करने के ऑथोरिटेरियन ने गुंडे हायर करके इनको धमकी देना शुरू कर दिया। पर फिर भी राजीव ने वीडियो डिलीट नहीं की और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस पूरे घटना के 10 दिन बाद जब राजीव आधी रात को घर लौट रहे थे तो इन्हें बीच में ही किडनैप कर लिया गया और अगले दिन इनकी गाड़ी एक तालाब में डूबी हुई मिली। और इसके अगले दिन राजीव की डेड बॉडी बरामद हुई और जब पोस्टमार्टम हुई तो पता चला इनकी मौत पेट और चेस्ट में इंटरनल इंजरीज के कारण हुई है। अब सवाल ये है कि जिसने भी ये सब किया है, क्या उस पर इंक्वायरी बैठेगी? जी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस पावरफुल लोगों को सिर्फ क्राइम पेट्रोल और मूवीज में ही सजा दिला पाती है, बट रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा है। महाराष्ट्र के स्नेहा बर्वे ने 4 जुलाई को एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिपोर्ट करती है, जिसके बाद उनको कुछ आदमियों ने बहुत बुरी तरह मारा, जिसके कारण उनको इंटरनल ब्लीडिंग और हेड इंजरीज हो गई। छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर जो रोड कंस्ट्रक्शन स्कैम को एक्सपोज कर रहे थे, जिसके बाद उनकी बॉडी एक सेप्टिक टैंक में देखने को मिलती है। उड़ीसा के नरेश कुमार को मार दिया गया क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे देश में ऐसे हजारों ही केस मिल जाएंगे, पर इनमें जो सबसे कॉमन चीज है वो ये है कि अब तक इनमें से किसी भी हत्यारे को सजा नहीं दी गई है। सोचने वाली बात है, जनता को इन सब पर सवाल उठाने के बजाय सिर्फ धन के नाम पे ही लड़ती रहती है, सिर्फ उन नेताओं के कहने पर जिनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम में ही लगे हुए हैं। आज बिहार एकमात्र ऐसा पिछड़ा राज्य है जहाँ एक सड़क बनने में 3-4 साल, एक फाइल पास होने में 2-3 साल, फ्रॉड की जांच होने में 10-20 साल और क्रिमिनल को सजा मिलने में 20-30 साल लग जाती है। लेकिन रोड से गाड़ी उठाने में 2 मिनट, चालान होने में 5 मिनट और करप्शन तो हर सेकेंड पे हो रहा है। ये देखिए, बिहार के पुल में दरार, ऊपर में गाड़ियां चल रही है लेकिन नीचे छड़ दिखाइए, ये देखिए दरार दिख रहा होगा आपको बीम में, और ये बिहार के पुल है दोस्तों। इसके बावजूद हमें अपने नेता बहुत पसंद है, मतलब जहां भी जाएंगे वहां पे रातों रात रोड बन जाएगी, भले ही वहां पे आखिरी बार रोड हड़प्पा काल में ही क्यों न बनी। हर इलेक्शन से पहले हमें ये सुनने को मिलता है कि विकास होगा, नौकरी मिलेगी, सड़कें बनेगी, पर आज 20 साल बाद भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ना नौकरी बढ़ी है, ना कोई इंडस्ट्रीज आई है और ना एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार आया है। सवाल ये उठता है कि जब हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए बिहार सरकार को दे रही है, तो बिहार आज भी वही का वही क्यों अटका हुआ है? आखिर ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? सीएजी की इस रिपोर्ट के देखिए, जहां सीएजी ने बिहार सरकार की फाइनेंस रिपोर्ट निकाली। अब स्टेट गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल
गवर्नमेंट से पैसा लेती है तो उन सब पैसों का हिसाब देना पड़ता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। इसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स कहा जाता है। अब पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2024 तक बिहार सरकार ने अराउंड 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स दिए ही नहीं, जिसका टोटल अमाउंट होता है 70,877 करोड़ रुपए। अब कानून के हिसाब से ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पैसे लेने के 18 महीने के अंदर वापस कर देने होते हैं, और अगर नहीं दिए तो फिर 18 महीने बाद और पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन 18 महीने तो छोड़ो, यहाँ तो कई सालों के सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है। 2016 के पहले के 14,400 करोड़, 2017 के 3,700 करोड़, 2018 के 5,000 करोड़, 2019 और 20 के 17,900 करोड़, 2021 के 16,000 करोड़ और 2022 के 12,000 करोड़। और विडंबना देखिए, ये वही राज्य है जहाँ आपको वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, पर करोड़ों के हिसाब नहीं दिया, कौन बात ना। यहाँ एक बात तो समझ आती है कि बिहार गरीब है नहीं, बिहार को गरीब रखा जा रहा है। बिहार के भागलपुर में 1020 एकड़ की जमीन अडानी प्लांट को 1 रुपए के सालाना लीज पर 30 साल के लिए दे दी गई। सवाल यह है कि जिस गरीब किसान की जमीन छीनी गई उसे उस जमीन का सही मुआवजा क्यों नहीं मिला। आजादी के 75 साल बाद भी किसान की मेहनत और उसकी जमीन की कोई कीमत नहीं। सरकार बताए कि एक गरीब आदमी को अपनी जमीन के बदले उचित हक क्यों नहीं मिलता, जबकि अरबों की कंपनी को मात्र 1 रुपए में सब कुछ दे दिया जाता है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? बस बहुत हुआ, वक्त है बिहार को एक नई राह देने की। पिछले 20 सालों तक बिहार ने क्या क्या नहीं सहा। दुख, पीड़ा, जख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे अपराध, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 100 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्जा को लेकर गुंडागर्दी, पेपर लीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, अस्पताल, स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों की इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, जमीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, वोट चोरी, सीना चोरी और तानाशाही जैसे और भी न जाने क्या क्या आफत। 20 सालों से बिहार इन आफतों से लड़ रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब खत्म होगा। लेकिन अफसोस, पिछले 20 सालों में एक भी दिन बिहार वासियों को इन मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिली है। किसका मान लीजिए कि मकान चला जाए, किसका घर चला जाए और उसको कोई समाचार तक नहीं पूछने आए कि हाँ बेटा तू किस हालत में हो, किस हालत में नहीं हो। शर्म की बात है, सरकार की शर्म आनी चाहिए। ये जवैया लोग को दिल पर क्या हो रहा है क्या नहीं, शर्म आनी चाहिए सरकार को। इनसे मुक्त होने का एक ही समाधान है, इस खटारा नकारा निकम्मे तानाशाही वाली सरकार से मुक्ति पाएं। अब वक्त है हम अपने आंखों से विश्व गुरु वाले रंगीत चश्मे को उतारे और असली सच्चाई को देखें। 6 नवंबर से वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये एक फैसला है बिहार के भविष्य का। उम्मीद है आपका एक एक वोट बिहार में अच्छी शिक्षा, रोजगार और डेवलपमेंट जैसी मुद्दों पर होगा। जय हिंद।